आरव ने मिरर में देखा, पीछे रणवीर खड़ा था। आरव को देखते ही रणवीर ने जल्दी से पास रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाला और आरव की तरफ पास कर दिया। आरव ने उसे लिया तो नहीं, पर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे ऐसे सबके सामने सर मत बुलाना। मेरा नाम आरव है, आरव अंबानी। हाँ, लेकिन जब आसपास कोई ना हो तब तो मैं आपको सर बुला सकता हूँ ना, मिस्टर अंबानी। आरव ने केयरलेस होकर हाँ में सर हिला दिया। सर, मैं यहाँ अपनी एक स्पेशल गेस्ट के साथ आया हूँ। मैंने एक प्राइवेट रूम भी बुक किया हुआ है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और यहाँ का हेड कुक खुद हमारे लिए खाना बना रहा है। आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। मैं वहीं वापस जाता हूँ। यू एंजॉय योर पार्टी। आरव वहां से निकल गया। उसके निकलते ही रणवीर भी बाहर निकल गया। वो सीधे अपने प्राइवेट रूम की तरफ गया। प्राइवेट रूम के अंदर घुसते ही उसने अंदर से जोर से दरवाजा बंद कर लिया और सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है मैंने अभी किसे देखा? अच्छा, तुमने कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की को देख लिया है, राइट? पर उससे मेरा क्या फायदा? तुम जाओ और मुझे मैच एंजॉय करने दो। रणवीर सामने आकर बेड पर बैठ गया और उसने रिमोट लेकर टीवी ऑफ करके कहा, वो आदमी किसी लड़की या किसी मैच से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद है कल मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने एक पावरफुल आदमी को देखा है जिसने 1 घंटे के अंदर ही मेरी कंपनी के शेयर्स को रद्दी के भाव पर बिकवाने पर मजबूर कर दिया था। ये वही है, वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ होटल में आया है। सामने बैठा शख्स अपनी जगह से बेड पर लगभग खड़ा हो गया तो उसने तेज आवाज में कहा, वो आदमी मतलब आरव अंबानी? हाँ वही। हमें कैसे भी करके उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा। वो हमारे बहुत काम का आदमी है। ऐसे आदमी को हम किसी भी कीमत पर अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकते। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे हम आज रात ही उसके थोड़ा करीब जा सके। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सामने बैठा शख्स बोला, मेरे पास एक आइडिया है। हम उसकी पार्टी में चले जाते हैं और उसकी वाइफ को स्पेशल फील करवाते हैं और हमारा जो हेड कुक है जिसे हमने अपने लिए अपॉइंट किया है उसका खाना उसकी वाइफ और उसे खिलाते हैं। कैसा है आइडिया? और तभी हम उससे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछ लेंगे। मानना पड़ेगा तुझे, तू तो ब्रिलियंट है। लेकिन तभी रणवीर को कुछ याद आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसे याद आया कि आरव ने उसे कहा था कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज उसके साथ क्या होगा वो सोच भी नहीं सकता। इधर अद्वैत होटल के बड़े से किचन रूम में अपने डैड के साथ हेड शेफ के पास खड़ा था। उसने अपने डैड से कहा कि वो चाहता है कि शनाया और उसकी फैमिली आज रात हेड शेफ के हाथों का खाना ट्राई करे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हेड शेफ बना देगा खाना। वैसे भी वो मेरे होने वाले समधी की फैमिली है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। लेकिन तभी सामने खड़ा शेफ इनकार करते हुए बोला, सॉरी सर, पर आज तो मैं उनके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आज ऑलरेडी वीआईपी कस्टमर ने मुझे बुक कर रखा है। अद्वैत के डैड ने पूछा, कौन है वो वीआईपी? क्या तुम उसे मना नहीं कर सकते? नहीं सर, वो गोल्डन गेट रियल एस्टेट के मालिक है, रणवीर पोद्दार, और उनके साथ उनकी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम उन्हें खुश करते हैं तो हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलने में आसानी होगी। और रही शनाया मैम की फैमिली की बात, तो उन्हें कभी और खिला देंगे। अद्वैत कुछ बोलता इसके पहले ही अद्वैत के पापा ने पूछा, शेफ सही कह रहा है, बिजनेस सबसे पहले जरूरी है। और वैसे भी उनकी फैमिली को तो पता भी नहीं होगा कि हेड शेफ और नॉर्मल शेफ के खाने में डिफरेंस क्या है। तो तुम उन्हें कुछ भी खिलाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी उनके लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि हम उनकी बेटी से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अद्वैत ने ओके कहा और वापस टेबल की तरफ निकल गया। उसे डर लग रहा था कि वो शनाया को झूठ कैसे बोलेगा। आरव, इधर आ जाओ। आरव जैसे ही वॉशरूम से आया, उसे देखते ही अदिति ने हाथ हिलाकर उसे इशारा करते हुए अपने पास वाली चेयर पर बुलाया। आरव ने हल्की सी स्माइल दी और उसके पास आकर बैठ गया। अदिति और उसकी फैमिली सब एक टेबल पर बैठी हुई थी और अदिति के कलीग्स ज्यादा थे तो उन लोगों ने 2 टेबल को मिलाकर एक टेबल बना लिया था। इस तरह 3 टेबल पर के चारों तरफ सब बैठ गए। तभी अद्वैत धीमे कदमों से अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां पर आया। वो शनाया के पास रखी चेयर पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबको ये बोले कि हेड शेफ उसके अंडर काम करता है, लेकिन आज वह उनके लिए ही खाना नहीं बना पाएगा। आर यू ओके अद्वैत? सबने अद्वैत की तरफ देखा। अद्वैत ने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली हेड शेफ। अद्वैत आगे कुछ बोलता इससे पहले ही सामने व्हाइट कलर का कपड़ा पहने, उस पर ब्लैक कलर का एप्रन डाले एक मोटा आदमी चलते हुए अदिति के पास आया और उसे पूछते हुए बोला, आप में से अदिति चंद्रा कौन है? जी मैं हूँ। हेड शेफ ने कहा, मैम, आपके लिए आज डिशेस बनाने का ऑर्डर आया है। आई एम हैप्पी टू सर्व यू टुनाइट। आई होप आपको मेरे डिशेस पसंद आएंगे। प्लीज आप क्या क्या खाना पसंद करेंगी वो मेन्यू में टिक कर दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पहले स्टार्टर और फिर मेन कोर्स सर्व करूं। शनाया और बीना जी ने मुस्कुराते हुए इशारे से ही अद्वैत की तरफ देखकर उसे थैंक यू कहा, लेकिन अद्वैत तो खुद हैरान होकर हेड शेफ की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले ही हेड शेफ ने खाना बनाने से मना किया था, तो क्या अचानक ही उसका मन बदल गया? पर जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, ये सोचकर वो खुश हो गया। बीना जी जो अब तक आरव पर गुस्सा थी, अद्वैत के आने भर से ही उनके चेहरे पर से स्माइल हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अद्वैत, तुम्हारे डैड भी यही है ना? हाँ डैड हैं तो, पर अभी वो किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं। वो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। नो वरीज डियर, बिजनेस सबसे पहले है। ऑर्डर लेने के बाद हेड शेफ वहां से चला गया। सामने ही किचन था। किचन और टेबल के बीच में कांच का एक ग्लास लगा हुआ था। टेबल पर बैठे हुए लोग अंदर हेड शेफ कैसे खाना बना रहा है, क्या बना रहा है, साफ सफाई से बना रहा है या नहीं, ये आसानी से देख सकते थे। कोई भी 7 स्टार या 5 स्टार होटल में ऐसी फैसिलिटीज होती हैं। होटल के अंदर एंटर करते ही जो कुक अभी खाना बना रहा था वो फटाक से पीछे हट गया और उसे असिस्ट करने लगा। सबका ध्यान अंदर किचन की तरफ था। ये देखकर अदिति ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, अटेंशन गाइस, मैंने आज जिस खुशी में पार्टी दी है कम से कम वो तो सुन लो। सबका ध्यान अदिति की तरफ गया
और सब उसे देखने लगे। डोंट टेल मी, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? शनाया भी परेशान होकर अदिति की तरफ देखने लगी। अगर ये खुशखबरी थी तो ये उनके लिए बहुत ही टेंशन भरी बात थी। अदिति के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, नहीं मॉम, ये पार्टी इस खुशी में है कि मेरा प्रमोशन हुआ है, वो भी हाइक के साथ। अदिति प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर बीना जी ने गहरी सांस छोड़ी और आराम से चेयर पर टिक कर बैठ गई। उन्होंने कहा, हाँ, अगर सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ भी है तो इतनी बड़ी पार्टी देने की क्या जरूरत थी? इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तो फिजूल खर्च है ना। अदिति आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पास में बैठी जोया एक्साइटेड होकर बोली, आंटी सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अदिति को गार्डन कॉलोनी में एक फ्लैट भी मिला है। उस सोसाइटी में मिला है जहाँ पर घर खरीदने का सपना लोग देखते हैं। पूरी जिंदगी काम करके भी हम जैसे लोग वहाँ पर घर नहीं खरीद सकते हैं। तो है ना ये पार्टी देने वाली बात। बीना जी और शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों एक टक अदिति को देखने लगे। अद्वैत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आरव अदिति के लिए खुश था। उसके चेहरे पर कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं था क्योंकि उसे सारी बातें पहले से ही पता थी। तुम उस गार्डन कॉलोनी की बात कर रही हो जहाँ शहर के मोस्ट वीआईपी पर्संस, मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन रहते हैं? मैंने खुद कुछ दिन पहले वहाँ घर लेने के बारे में सोचा था, लेकिन वहाँ एक घर 20 करोड़ से स्टार्ट है। तुम्हारे बॉस ने तो तुम्हें अच्छा खासा इनाम दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बॉस को तुमसे प्यार हो गया है? अदिति खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने कहा, मेरे बॉस मेरे डैड के एज के हैं, उन्हें मुझसे कैसे प्यार होगा? उनकी एक फैमिली भी है। ये सब मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रहा है और सर ने ये भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे भी ये सब मिलने के चांसेस हैं। आरव बस प्यार से अदिति के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे खुश देखकर आरव भी खुश था। अदिति ने आरव के चेहरे की तरफ देखा और उसके हाथ को थामते हुए बोली, अब फाइनली हमारे पास हमारा घर होगा आरव। तुमने मेरा साथ निभाने के लिए मुझसे शादी की। मेरे लिए तुम रोज मेरे घर वालों से बहुत कुछ सुनते थे और मैं कभी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज फाइनली हमारा अपना घर होगा जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होगा। जहाँ होगा तो सिर्फ प्यार होगा। आरव अदिति को देखकर पहले से ही बहुत खुश था। उसने कहा, अदिति, मेरे लिए वही घर है जहाँ तुम हो। अब वो महल हो या झोपड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव की बात शनाया सुन रही थी। उसने फटाक से कहा, ज्यादा महान मत बनो, तुम्हारी असलियत हम सबको पता है। और अदिति दी, तुम आज जब तुम्हें प्रमोशन मिला है और एक अच्छा घर भी मिला है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारे लिए आज तक इतना कुछ किया? तुम सब कुछ भूल गई और सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हो, जिसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। नहीं शनाया, ऐसी बात नहीं है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना आज भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम्हें जो घर मिला है उसे अपने पेरेंट्स को दे दो। आखिरकार वो भी तो अच्छी जिंदगी जीने का हक रखते हैं। बोलो, ये कर पाओगी? अदिति ने आरव की तरफ देखा। अदिति के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा था कि वो ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि दिन रात उसने मेहनत की थी इस प्रमोशन को पाने के लिए और इस घर को पाने के लिए, और ऐसे पल में ही वो कैसे किसी और को ये दे सकती थी? अदिति हिचकिचा रही थी। आरव, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें जो सही लगता है तुम वैसा ही करो अदिति। इस प्रमोशन पर, इन पैसों पर और इस घर पर भी सिर्फ तुम्हारा हक है। तो तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मुझे मंजूर है। अदिति ने हाँ में सिर हिलाकर अपने हैंडबैग में से उस घर की चाबी निकाली और उसे अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मॉम, ये रही घर की चाबी। मेरे और आरव की तरफ से आपके लिए छोटी सी गिफ्ट। मॉम, डैड और शनाया, आप तीनों नए वाले घर में चले जाना और मैं और आरव इस पुराने घर में ही रहेंगे। इज दैट फाइन? बीना जी सरप्राइज्ड थी। उन्होंने वो कीज ले ली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे अदिति और आरव उन्हें वो चाबी देने को मान सकते थे, क्योंकि वो उन दोनों की जगह होती तो कभी इतनी महंगी चीज उन्हें नहीं देती। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। उसी समय हेड शेफ अपने हाथ में एक डिश लेकर आया और उसने अदिति के टेबल के सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये डिश हमारे हेड शेफ की तरफ से स्पेशली आपके लिए तैयार की गई है। इस डिश का मतलब है कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट और हैप्पी होगा। एंजॉय इट। आज मेरी बहन के लिए इतना हैप्पी डे है, इस बात पर एक ड्रिंक तो बनती है अद्वैत। हाँ, क्यों नहीं। शेफ, तुम सबके लिए रेड वाइन अरेंज करो। बेस्ट वाइन्स लाओ। अद्वैत, ऑर्डिनरी वाइन से मंगाओ, ज्यादा खर्च मत करो। सब कितने खुश हैं आंटी, इसलिए वाइन्स भी बेस्ट होनी चाहिए। कुछ देर में रेड वाइन सर्व हो गई और सभी उसे एंजॉय करने लगे। एक वाइन का प्राइस 40,000 है। आज रात तो सच में यादगार बन गई है। सब वाइन पीने लगे। सबने ऑलमोस्ट पूरा वाइन खत्म कर लिया था, लेकिन आरव की ग्लास का वाइन अभी भी आधे से भी कम खत्म हुआ था। ये देखकर शनाया ने उसे टॉन्ट करते हुए कहा, अदिति दी ने अपना नया घर हमें गिफ्ट कर दिया, इस दुख में तुमसे वाइन नहीं पिया जा रहा। शनाया के ये कहते ही सबका ध्यान आरव की तरफ गया। वहाँ बैठे आधे से ज्यादा लोग शनाया की तरह ही सोच रहे थे। आरव ने शनाया की तरफ देखकर जवाब दिया, ये रेड वाइन है, व्हाइट वाइन नहीं। और रेड वाइन को कभी भी एक बार में नहीं पीना चाहिए। इसे आराम से धीरे धीरे करके खत्म करना चाहिए, वरना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। यू शट अप। कभी तुमने इतनी महंगी वाइन देखी भी है? तुम छोटे लोगों का ना यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों को कुछ पता होता नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। आरव उससे बहस नहीं करना चाहता था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे पता था कि अगर वो और कुछ बोला तो शनाया बदतमीजी पर उतर आएगी और यहाँ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो उसे रोक सके और उसकी वजह से अदिति की स्पेशल इवनिंग खराब हो जाती।
सब चुप तो हो गए, लेकिन अब अद्वैत के मन में कई सवाल घूमने लगे थे, क्योंकि आरव ने जो कहा था वो गलत नहीं था और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी नॉलेज तो उसे भी नहीं थी वाइन्स को लेकर। फिर आरव को ये सब कैसे पता है? आरव ने हमेशा से 10 लाख से ज्यादा की वाइन पी थी। उसे अच्छी तरह पता थी कि वाइन को किस तरह पीना है। वो जो भी चीज यूज करता था या कंज्यूम करता था, उसे उन चीजों के बारे में पता होती थी जो किसी भी अच्छे घरों के लोगों की बेसिक क्वालिटी होती है। अदिति ने जैसे ही देखा कि आरव और शनाया के बीच चीजें फिर से खराब होनी शुरू हो गई है, उसने बात को संभालते हुए कहा, गाइस हम ये डिश ट्राई करें क्या? इसे खुद हेड शेफ ने बनाया है, डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगी। सबका ध्यान खाने में लग गया। सब जल्दी जल्दी खाने लगे। अदिति ने एक चम्मच लिया और उस डिश में से थोड़ा सा निकाल कर आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव, आज हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और बाकी सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज आज ये आर्गुमेंट अवॉइड करना, ओके? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो नहीं चाहता था कि अदिति की फैमिली और आरव के झगड़े में अदिति घसीटी जाए। एक के बाद एक डिशेस सर्व होने लगी। आज सब बहुत ही खुश होकर सारे खाने को एंजॉय कर रहे थे। किसी का ध्यान आरव की तरफ नहीं था। आरव कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड फील कर रहा था, जो वो हमेशा ही करता था। रणवीर सर, आप यहाँ? कहते हुए अदिति अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। रणवीर अपनी कंपनी के डायरेक्टर के साथ सामने खड़ा था। बाकी एम्प्लॉयज भी अपने बॉस को सामने देखकर रिस्पेक्टफुली खड़े हो गए। रणवीर ने मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम यहाँ बैठकर पार्टी कर रही है, तो मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। और अदिति, मैं यहाँ स्पेशली तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। आप लोग इनसे मिलो। ये हैं हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मेरे सबसे अच्छे दोस्त नीरव। अदिति ने हड़बड़ाकर अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, ये मेरे बॉस हैं और ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर। बीना जी भी हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, हेलो सर। रणवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो सबकी नजरों से बचकर आरव को देख रहा था। डायरेक्टर नीरव ने हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतना फॉर्मल मत होइए, कैजुअल रहिए। बाय द वे, आपकी बेटी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये बहुत ही टैलेंटेड भी है और इसने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में हमारी कंपनी में। तो इसी बात पर चीयर्स गाइस। सबने साथ में अपने ग्लास को टोस्ट किया। तभी अद्वैत ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो सर, मैं इस होटल के ओनर का बेटा अद्वैत। आप लोग प्लीज आराम से बैठकर बात कीजिए। रणवीर ने आरव की तरफ देखा, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे जिससे उसे पता लग सके कि आरव उनके यहाँ आने से खुश है या नहीं। अब बिना इसकी परमिशन के वो वहाँ नहीं बैठ सकते थे, इसलिए रणवीर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं अद्वैत, हम तो बस यहाँ आप लोगों को हेलो कहने आए थे। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर रणवीर ने अदिति की तरफ देखकर पूछा, अदिति, ये कौन है जो तुम्हारे पास में बैठे हैं? अदिति ने जल्दी से आरव के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, सर ये मेरे हस्बैंड हैं, आरव। अदिति के हस्बैंड, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आरव, क्यों ना आपके साथ एक ड्रिंक हो जाए? रणवीर की डिमांड सुनते ही अद्वैत ने जल्दी से तीनों का ग्लास फिल कर दिया। आरव ने नोटिस किया कि रणवीर और निहाल दोनों ने अपने ग्लास में वाइन आरव से कम ही रखी थी। ये एक तरह का रिस्पेक्ट होता है। जब उन दोनों ने देखा कि आरव ने अभी भी उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा, तो वह समझ गए कि आरव नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रुके। तो वो अदिति की तरफ देखकर बोला, अदिति, तुम ऐसे ही काम करती रहो और खूब तरक्की करो। हम तुम्हारे बारे में कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। आप लोग एंजॉय करो गाइस। वो दोनों वहाँ से चले गए। अदिति को तो अब तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस और उसके डायरेक्टर ने खुद आकर उनके साथ पार्टी में एंजॉय किया। मुझे तो पहले से ही पता था कि अदिति अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेगी। जब इसका जन्म हुआ था ना, तभी एक बाबा ने इसको लेकर भविष्यवाणी की थी कि इसका करियर बहुत ही ब्राइट है। इसने अब तक बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन पर बीना जी ने बहुत जोर डाला और आरव की तरफ घूर कर देखने लगी, जो उन्हें ही देख रहा था। वो आगे बोली, इसने अब तक सिर्फ एक गलत काम किया है, इस लड़के से शादी करके। पता नहीं क्यों ये इस रिश्ते के बोझ को ढो रही है। अगर आज ये... वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। देखो, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी नए एपिसोड्स आएंगे। तो अब दोस्तों को भी बुलाओ और मिलके हमें सपोर्ट करो। सब वाइन पीने लगे। सबने ऑलमोस्ट पूरा वाइन खत्म कर लिया था, लेकिन आरव की ग्लास का वाइन अभी भी आधे से भी कम खत्म हुआ था। ये देखकर शनाया ने उसे टॉन्ट करते हुए कहा, अदिति दी ने अपना नया घर हमें गिफ्ट कर दिया, इस दुख में तुमसे वाइन नहीं पिया जा रहा। शनाया के ये कहते ही सबका ध्यान आरव की तरफ गया। वहाँ बैठे आधे से ज्यादा लोग शनाया की तरह ही सोच रहे थे। आरव ने शनाया की तरफ देखकर जवाब दिया, ये रेड वाइन है, व्हाइट वाइन नहीं। और रेड वाइन को कभी भी एक बार में नहीं पीना चाहिए। इसे आराम से धीरे धीरे करके खत्म करना चाहिए, वरना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। क्यों शट अप? कभी तुमने इतनी महंगी वाइन देखी भी है? तुम छोटे लोगों का ना यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों को कुछ पता होता नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। आरव उससे बहस नहीं करना चाहता था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे पता था कि अगर वो और कुछ बोला तो शनाया बदतमीजी पर उतर आएगी, और यहाँ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो उसे रोक सके, और उसकी वजह से अदिति की स्पेशल इवनिंग खराब हो जाती। सब चुप तो हो गए, लेकिन अब अद्वैत के मन में कई सवाल घूमने लगे थे, क्योंकि आरव ने जो कहा था वो गलत नहीं था, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी नॉलेज तो उसे भी नहीं थी वाइन्स को लेकर। फिर आरव को ये सब कैसे पता है?
आरव ने हमेशा से 10 लाख से ज्यादा की वाइन पी थी। उसे अच्छी तरह पता थी कि वाइन को किस तरह पीना है। वो जो भी चीज यूज करता था या कंज्यूम करता था, उसे उन चीजों के बारे में पता होती थी, जो किसी भी अच्छे घरों के लोगों की बेसिक क्वालिटी होती है। अदिति ने जैसे ही देखा कि आरव और शनाया के बीच चीजें फिर से खराब होनी शुरू हो गई है, उसने बात को संभालते हुए कहा, गाइस हम ये डिश ट्राई करें क्या? इसे खुद हेड शेफ ने बनाया है, डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगी। सबका ध्यान खाने में लग गया। सब जल्दी जल्दी खाने लगे। अदिति ने एक चम्मच लिया और उस डिश में से थोड़ा सा निकाल कर आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव, आज हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और बाकी सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज आज ये आर्गुमेंट अवॉइड करना, ओके? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो नहीं चाहता था कि अदिति की फैमिली और आरव के झगड़े में अदिति घसीटी जाए। एक के बाद एक डिशेस सर्व होने लगी। आज सब बहुत ही खुश होकर सारे खाने को एंजॉय कर रहे थे। किसी का ध्यान आरव की तरफ नहीं था। आरव कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड फील कर रहा था, जो वो हमेशा ही करता था। रणवीर सर, आप यहाँ? कहते हुए अदिति अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। रणवीर अपनी कंपनी के डायरेक्टर के साथ सामने खड़ा था। बाकी एम्प्लॉयज भी अपने बॉस को सामने देखकर रिस्पेक्टफुली खड़े हो गए। रणवीर ने अपने हाथ को हिलाकर सभी को हाय कहा। प्लीज सिट। मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम यहाँ बैठकर पार्टी कर रही है, तो मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। और अदिति, मैं यहाँ स्पेशली तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। आप लोग इनसे मिलो। ये हैं हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मेरे सबसे अच्छे दोस्त नीरव। अदिति ने हड़बड़ाकर अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा। ये मेरे बॉस हैं और ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर। बीना जी भी हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, हेलो सर। रणवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो सबकी नजरों से बचकर आरव को देख रहा था। डायरेक्टर नीरव ने हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतना फॉर्मल मत होइए, कैजुअल रहिए। बाय द वे, आपकी बेटी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये बहुत ही टैलेंटेड भी है और इसने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में हमारी कंपनी में। तो इसी बात पर चीयर्स गाइस। सबने साथ में अपने ग्लास को टोस्ट किया। तभी अद्वैत ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो सर, मैं इस होटल के ओनर का बेटा अद्वैत। आप लोग प्लीज आराम से बैठकर बात कीजिए। रणवीर ने आरव की तरफ देखा, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे जिससे उसे पता लग सके कि आरव उनके यहाँ आने से खुश है या नहीं। अब बिना इसकी परमिशन के वो वहाँ नहीं बैठ सकते थे, इसलिए रणवीर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं अद्वैत, हम तो बस यहाँ आप लोगों को हेलो कहने आए थे। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर रणवीर ने अदिति की तरफ देखकर पूछा, अदिति ये कौन है जो तुम्हारे पास में बैठे हैं? अदिति ने जल्दी से आरव के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, सर ये मेरे हस्बैंड हैं, आरव। अदिति के हस्बैंड, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आरव, क्यों ना आपके साथ एक ड्रिंक हो जाए? रणवीर की डिमांड सुनते ही अद्वैत ने जल्दी से तीनों का ग्लास फिल कर दिया। आरव ने नोटिस किया कि रणवीर और निहाल दोनों ने अपने ग्लास में वाइन आरव से कम ही रखी थी। ये एक तरह का रिस्पेक्ट होता है। जब उन दोनों ने देखा कि आरव ने अभी भी उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा, तो वह समझ गए कि आरव नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रुके। तो वो अदिति की तरफ देखकर बोला, अदिति तुम ऐसे ही काम करती रहो और खूब तरक्की करो। हम तुम्हारे बारे में कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। आप लोग एंजॉय करो गाइस। वो दोनों वहाँ से चले गए। अदिति को तो अब तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस और उसके डायरेक्टर ने खुद आकर उनके साथ पार्टी में एंजॉय किया। मुझे तो पहले से ही पता था कि अदिति अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेगी। जब इसका जन्म हुआ था ना, तभी एक बाबा ने इसको लेकर भविष्यवाणी की थी कि इसका करियर बहुत ही ब्राइट है। इसने अब तक बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन पर बीना जी ने बहुत जोर डाला और आरव की तरफ घूर कर देखने लगी, जो उन्हें ही देख रहा था। वो आगे बोली, इसने अब तक सिर्फ एक गलत काम किया है, इस लड़के से शादी करके। पता नहीं क्यों ये इस रिश्ते के बोझ को ढो रही है। अगर आज ये इस लड़के को छोड़ दे तो उसकी तरक्की और भी बढ़ जाएगी। आरव और अदिति शॉक्ड होकर बीना जी को देखने लगे। बीना जी की हर एक बात आरव के जैसे दिल पर लग रही थी। आज पहली बार आरव पूरी फैमिली के साथ कहीं पार्टी में आया था। उसे पता तो था कि आज भी उसकी इंसल्ट होगी, लेकिन इस तरह से होगी ये उसे अंदाजा नहीं था। आरव, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को डिवोर्स नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम्हें ये बात भी पता है कि तुम्हें उसके जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम उसके साथ रहकर उसका करियर, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अदिति के बारे में भी सोचना चाहिए? आखिर तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? शनाया ने आज से पहले बहुत बार आरव की बेइज्जती की थी, लेकिन वो अब डाइवोर्स को लेकर भी इतना कुछ बोल सकती है, आरव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आरव के एक्सप्रेशंस बिल्कुल डार्क हो गए। वो एक टक शनाया को देखते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। हर बार जब भी आरव इस तरह से शनाया को देखता था तो वो बिल्कुल डर जाती थी। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? आरव ने उसकी तरफ देखकर अपनी बातों पर जोर देकर कहा। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। आरव वहाँ से जाने लगा। अदिति गुस्से से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शनाया, कभी तो सोच समझ कर बोला करो। डोंट वरी दी, वो तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, और अब तो वो इस बारे में सोचेगा भी नहीं। आखिरकार आपका प्रमोशन हुआ है, आप इतना ग्रो कर रही हो। शट अप, अदिति ने गुस्से से कहा और दौड़कर आरव के पीछे चली गई। आरव, आरव कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। इधर डाइवोर्स की बात सुनते ही जोया, जो दिन रात अदिति को डाइवोर्स के लिए कहती रहती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अदिति के जाते ही जोया अपनी सीट से उठकर अदिति की सीट पर आकर बैठ गई, जो बीना जी के बगल में थी। आंटी, आपको पता है अदिति को ये प्रमोशन, ये बंगलो, इतना सब कुछ क्यों मिला है? बीना जी बोली, हाँ, रणवीर सर ने बताया है कि अदिति बहुत अच्छा काम कर रही थी। क्यों, तुम्हें तो ये बात पता है ना? नहीं, अदिति को इतना सब कुछ मिलने की वजह कुछ और है। बीना जी, शनाया और अद्वैत एक साथ बोल पड़े। क्या?
हमारे बॉस का बेटा अदिति को बहुत पसंद करता है। वो पिछले 1 साल से अदिति के ऊपर ट्राई कर रहा है। वो उससे इतना प्यार करता है कि अदिति शादीशुदा है, ये जानने के बावजूद भी वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। व्हाट? पर अदिति ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आंटी आपको तो पता ही है, उसे आरव के सामने कहाँ कुछ दिखता है। अपना सही गलत भी वो भूल जाती है। पर आज जिस तरीके से बॉस ने अदिति के लिए इतना सब कुछ किया, उससे साफ जाहिर है कि बॉस और उनके बेटे का इंटेंशन क्या है। एंड आई थिंक अदिति को ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि अदिति की गलती सुधारी जाए। पर कैसे मॉम? अदिति को आरव को डिवोर्स देना ही होगा। अद्वैत अपनी जगह से उठते हुए बोला। आंटी मैं अभी आया, वो डैड का मैसेज आया, उन्होंने मुझे किसी काम से बुलाया है। ये कहकर अद्वैत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपने डैड के केबिन की तरफ चला गया। उसने जल्दी से केबिन के अंदर एंटर किया और डोर बंद कर दिया। उसे हड़बड़ाते हुए देखकर अद्वैत के डैड, जो फोन कॉल पर बात कर रहे थे, उन्होंने कॉल कट कर दिया और अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और बोले, अद्वैत, ऑल ओके? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? डैड, मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी भी यही हालत होने वाली है। क्या? अद्वैत बताते हुए बोला। डैड, आपको पता है गोल्डन गेट रियल एस्टेट के ओनर मिस्टर रणवीर के बारे में, जिनका बिजनेस पूरे शहर में फैला हुआ है? अद्वैत के डैड बोले। हाँ मुझे पता है, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। हमने कई बार उनके साथ बिजनेस करने के बारे में सोचा भी, पर पता नहीं वो लोग क्यों मना कर देते हैं। हेड शेफ ने तो बताया कि वो उन्हीं की वजह से आज बिजी है, लेकिन इसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात यह है कि हमने कितनी बार उन्हें बिजनेस के लिए अप्रोच किया, पर हर बार उन लोगों ने इनकार कर दिया। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रणवीर का बेटा सूर्या अदिति को पसंद करता है। अदिति? यू मीन शनाया सिस्टर? पर वो तो मैरिड है ना? अद्वैत के डैड ने कंफ्यूज होकर कहा। अद्वैत ने हाँ में सर हिला दिया। अद्वैत और उसके डैड दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अद्वैत के डैड बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो उस फैमिली से रिश्ता छोड़कर तुमने कोई तो अच्छा काम किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इधर अदिति आरव के पीछे आते हुए बोली। आरव, मेरी बात तो सुनो। अदिति की आवाज सुनकर आरव अपनी जगह पर रुक गया। वो दोनों वॉशरूम के ठीक बाहर खड़े थे। आई एम रियली सॉरी आरव, अभी जो कुछ भी शनाया ने कहा उसके लिए। आई नो कि तुम्हें हर्ट हुआ है। शनाया को इस तरह हमारे अलग होने की बात नहीं करनी चाहिए थी, पर ट्रस्ट मी, मुझे भी उतना ही बुरा लगा है। पर प्लीज तुम उदास मत हो आरव, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आरव ने अदिति के मुंह से जब अपने लिए इतनी फिक्र भरी बातें सुनी तो हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोला। अदिति, मुझे शनाया की बात का बुरा लगा, लेकिन मैं उदास नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे। एक काम करो, तुम जाओ बाकियों के साथ जाकर बैठो, मैं वॉशरूम से थोड़ी देर में आता हूँ। आर यू श्योर? आरव ने उसके गाल पर प्यार से हाथ थपथपाया और कहा, हाँ अदिति, तुम जाओ। आरव गुस्सा नहीं है, ये सोचकर अदिति को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उसने कहा, ओके, जल्दी आना, आई वेट फॉर यू। वो सोचने लगा, जब वह अपनी ओरिजिनल फैमिली के साथ रहता था तब उसके आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। हर कोई उसे पाना चाहता था, सब उससे अपने अपने प्यार का इजहार करते थे। किसी ने भी सच में उससे प्यार नहीं किया, लेकिन अपना सब कुछ खोने के बाद भी अदिति ही वो लड़की थी जिसने उसे अपनाया था और उसे सच्चा प्यार किया था। आरव अदिति से बोला, प्यार की इंपॉर्टेंस मुझे तुमसे ही पता चली है अदिति। थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। थैंक यू, तुम्हें भी। कहते हुए मुस्कुराकर अदिति ने आरव को हक कर लिया। अदिति वहाँ से वापस टेबल की तरफ चली गई। अदिति जैसे ही टेबल के पास आई, वहाँ हेड शेफ आ गया। हेड शेफ ने अदिति से कहा, मैम, रणवीर सर ने आपके लिए ये सब अरेंज किया है, ये आपको कैसा लगा? वो पूछ रहे हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताइए। हेड शेफ की बात सुनकर सब हैरान होकर अद्वैत की तरफ देखने लगे। अब तक सबको लग रहा था कि सारा अरेंजमेंट, ये पार्टी अद्वैत की तरफ से है, लेकिन हेड शेफ की बात सुनकर सभी सरप्राइज थे। अद्वैत भी खुद सरप्राइज था। सर को मेरा बहुत सारा थैंक यू कहना, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। हेड शेफ वहाँ से चला गया। मॉम, ये सोया तो बिल्कुल सच कह रही थी। इतना कुछ ऑलरेडी करने के बाद पार्टी भी उन्होंने ही दी। मॉम, इसका साफ मतलब यही है कि मिस्टर रणवीर अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी देख रहे हैं। मतलब वो भी अदिति को अपने घर की बहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। इधर आरव वॉशरूम के अंदर था। रेड वाइन पीने के बाद उसे लग रहा था उसका पेट खराब हो रहा है। वो वॉशरूम गया और वहाँ से आने के बाद बेसिन पर अपने दोनों हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। उसने पानी से अपना मुंह धोया और टिश्यू पेपर से अपने मुंह को पोंछकर वॉशरूम से बाहर निकल आया और सीधे टेबल की तरफ बढ़ गया। आरव को टेबल की तरफ आते देखकर बीना जी और शनाया मुंह बनाने लगे। ये देखकर भी आरव ने उन्हें इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये उनका रोज का काम था। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वो दोनों उसे देखकर कभी खुश हुए हो, लेकिन आरव इस बात से अनजान था कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या हुआ था। आरव टेबल पर आकर बैठा ही था कि तभी एक वेट्रेस आरव के पीछे आई और आकर उसके टेबल पर रखा कांच का ग्लास उठाया और गुस्से से उसे जोर से जमीन पर दे मारा। यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे? आरव ने हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ तुम्हें और कौन हो तुम? वहाँ पर बैठे हर किसी का ऐसा ही रिएक्शन था। उस लड़की के बाल उजड़े हुए थे, उसकी ड्रेस खराब हो रखी थी, उसकी शर्ट के आगे के बटन्स टूटे हुए थे और उसका ब्रा सामने से दिख रहा था। वो लड़की अपने लेट 20s में थी। उसकी फेशियल फीचर्स और उसकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी। वेट्रेस की आंखों में आरव के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने अगले ही पल आरव का कॉलर पकड़ लिया और उसे तेजी से खींचते हुए चिल्लाकर बोली,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नीच आदमी। आरव को कुछ समझ नहीं आया कि वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। उसने हैरान होकर अपने एक हाथ से ही वेट्रेस को खुद से दूर किया। कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? अदिति भी आरव के सामने आकर खड़ी हो गई ताकि वह दोबारा आरव की तरफ न बढ़ पाए। अदिति उस वेट्रेस से बोली, प्लीज काम डाउन, ये मेरे हस्बैंड हैं, क्या हुआ ये तो बताओ। उस वेट्रेस ने अपने एक हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और दूसरे हाथ से आरव की तरफ इशारा करती हुई बोली, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे मॉलेस्ट किया है। व्हाट? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तुम किसी और को आरव समझ रही हो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रही थी, तभी ये पीछे से आया और मुझे हक कर लिया, और तो और इसने मेरे चेस्ट भी टच किया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वेट्रेस की आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर वो रोती हुई बोली, मैं जोर से चिल्लाई भी थी। ये देखकर ये वहाँ से भाग गया। मैं तुरंत इसके पीछे आई तो देखा ये डाइनिंग हॉल की तरफ आया है। मैं इसके पीछे यहाँ तक आई तो ये बेशरम यहाँ बैठा हुआ था। अदिति ने शॉक्ड होकर आरव की तरफ देखा और सवाल किया, क्या ये सच कह रही है आरव? क्या तुमने सच में ऐसा किया है? आरव परेशान होकर बोला, अरे ये लड़की बकवास कर रही है, मैंने तो इससे पहले से कभी देखा भी नहीं है। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अदिति, तुम तो मुझे जानती हो ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अदिति कुछ बोलती इसके पहले ही शनाया अपनी जगह से खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, बात भरोसे की नहीं है आरव। सवाल ये है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है तो ये इतनी भीड़ में सिर्फ तुम पर ही इल्जाम क्यों लगा रही है? और दूसरी बात, तुम्हारे अलावा अभी कोई भी वॉशरूम नहीं गया है। दिस इज शेमफुल आरव। तुमने आज से पहले भी बहुत बार हमारा सिर शर्म से झुकाया है, लेकिन तुम इतने गिरे हुए इंसान हो ये मुझे नहीं पता था। छी। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर, क्या हो रहा है यहाँ? निशा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? जाओ इसे ठीक करके आओ। उस लड़की निशा ने रोते हुए उन्हें भी वही कहानी सुनाई जो उसने थोड़ी देर पहले सबको सुनाई थी। आरव बेचारा परेशान खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निशा ने अगले ही पल टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और उसे अपने हाथ पर रखते हुए धमकी देते हुए बोली, अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मैं खुद को यही खत्म कर लूंगी। इंपल्सिव मत बनो। इस रेस्टोरेंट का मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। मैनेजर आरव की तरफ मुड़ा और कड़क लहजे में बोला, आई डोंट नो तुम कौन हो, किस रईस फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ आकर तुमने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, और इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अभी के अभी निशा से माफी मांगो, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आरव बेबस होकर उस लड़की की शक्ल देखने लगा। उसने कुछ भी नहीं किया था, पर फिर भी उसे सफाई देनी पड़ रही थी। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, और क्या अपनी बात को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी सबूत है? आरव की बात सुनकर अदिति हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, इतना बड़ा इल्जाम तुम यूं ही नहीं लगा सकती। अगर तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ है तो साबित करो, और अगर नहीं है तो मेरे पति पर इल्जाम लगाना बंद करो। अदिति को आरव पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि आरव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ है मेरे पास सबूत। आरव की आंखें बड़ी हो गई। वो क्यूरियस होकर निशा को एक टक देखने लगा। जब इसने मुझे हक किया था तब मैं इससे खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, और तभी इसके शर्ट का बटन मेरे हाथ में आ गया। ये कहते हुए वो अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का बटन लेकर आगे आ गई और अदिति की तरफ बढ़ा दिया। सबकी नजरें आरव की शर्ट पर थी। अदिति आरव के बिल्कुल नजदीक खड़ी थी। उसने देखा आरव की शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन गायब है। ये देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो डिसबिलीफ के साथ आरव को देखने लगी। अदिति की नजरों का पीछा करते हुए आरव ने भी अपनी शर्ट की तरफ देखा। उसके शर्ट से बटन गायब था। ये देखकर वो खुद शॉक्ड हो गया। उसने अपनी नजरें उठाई तो सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका गुनाह अब साबित हो गया है और वो मुस्लिम है। आरव को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस वो अदिति की नजरों में खुद को गलत साबित होने नहीं दे सकता था। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उसके पहले ही जोया बोली, तुम सही कह रही थी शनाया। इसकी मासूम शक्ल देखकर कोई इसकी हरकतों का अंदाजा नहीं लगा सकता है। वैसे अब तो ये भी प्रूव हो गया है कि तुम्हारी शर्ट का बटन निशा के पास है। अब तुम क्या सफाई दोगे? वैसे भी हम सभी को पता है कि वॉशरूम में जाने से पहले तुम्हें बीना आंटी और शनाया ने डांटा था, तो तुम्हारा पारा हाई था और इनका गुस्सा तुमने एक लड़की को मोलेस्ट करके निकाला। छी। शनाया फटाक से बोली, अदिति दी, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्या अब भी आप इस जैसे कैरेक्टर लेस आदमी के साथ रहेंगी? अदिति बेटा, तुम्हें अब इसे डिवोर्स देने के बारे में सोचना होगा। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती, जो तुम्हारे इतने एहसान के बदले तुम्हें लॉयल्टी भी नहीं दे सकता। मैनेजर ने दूसरे वेटर्स को इशारा करते हुए कहा, इसे अभी के अभी अरेस्ट करो और जेल भेजो। मैनेजर के इतना कहते ही 4 वेटर दौड़ते हुए आरव की तरफ बढ़े। ये देखकर अदिति जल्दी से आरव के सामने आ गई। प्लीज इसे अरेस्ट मत करो, इसे जेल में मत भेजो। अदिति और आरव 3 साल से साथ में थे और अगर आरव ने ऐसी गलती की भी थी तो भी अदिति उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकती थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। हम अपनी गलती मानते हैं। प्लीज निशा, तुम या मैनेजर आपको आरव को जो भी सजा देनी है आप लोग दे सकते हो, लेकिन प्लीज इसे जेल मत भेजो। निशा चाहे तो हम उसे कंपेंसेट करने के लिए रेडी हैं। नहीं, अब बात हमारे होटल की सेफ्टी और रेपुटेशन की है। हम इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना ही होगा। अब इसके साथ जो भी करेगी पुलिस करेगी। जोया ने उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और बोली, तुम क्यों इसे बचाने में लगी हुई हो? ये एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आज हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आगे चलकर ये किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी नहीं हो सकती बेटा कि तुम्हें सही और गलत समझ में ना आए।
इसलिए खबरदार, अगर तुम आरव और पुलिस के बीच में आई, मैनेजर इसे यहाँ से लेकर जाइए और इसे इतनी कड़ी सजा दिलाना जिससे इसकी हिम्मत ना हो आगे ये सब करने की या सोचने की भी। अदिति की आंखों से आंसू आ गए तो उसने तेज आवाज में कहा, ठीक है, ले जाइए इसे, कर दीजिए कानून के हवाले। आरव शॉक्ड होकर अदिति को देखने लगा। अदिति के एक एक शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अदिति, क्या क्या तुम भी इन सब की बातों में आ गई हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुम इन सब अनजान लोगों की बातों पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन लेकिन मेरे कैरेक्टर पर नहीं। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? एक कड़क आवाज डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। सामने से अद्वैत धीमी कदमों से चलते हुए उन सब के बीच आ गया। सर, इस आदमी ने निशा को मोलेस्ट किया है। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी होने वाली वाइफ के जीजू हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है निशा? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है सर। इसी आदमी ने मुझे मॉलेस्ट किया है और सबूत के तौर पर ये बटन भी है हमारे पास। अद्वैत के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई देने लगा। हम इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। शनाया की नजर में आरव सिर्फ गलत ही नहीं था, बल्कि वो आदमी था जिसने उसकी बहन की जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए थे और उसकी बहन की जिंदगी में ग्रहण बनकर मंडरा रहा था। इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसे जेल भेजो और ऐसी सजा दो जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। आज के बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरी बहन से इसका कोई रिश्ता है। इसकी इस हरकत के बाद मेरी बहन इसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। वो इसे डिवोर्स देकर इससे छुटकारा पाएगी। सर, हमें वही करना चाहिए जो सबके लिए सही है। इसने बहुत गलत काम किया है और अपनी होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए, अपने होटल के अंदर सेफ्टी बनाए रखने के लिए हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए, वरना बाकी लोगों पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अद्वैत ने अदिति की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहा, अदिति, तुम आरव, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो प्लीज अभी भी टाइम है, सबके सामने अपनी गलती मान लो। ये मैटर अभी भी यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। अदिति का उसे ऐसा कहना आरव को अंदर तक झकझोर गया था। उसका गला भरने को आ गया था। उसने खुद को संभाला और हॉल में मौजूद सबकी तरफ देखकर कहा, अब जब सबने मुझे दोषी मान ही लिया है और जब सबको लगता है कि मैंने ही ये गलती की है और मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना है। मुझे प्लीज पुलिस स्टेशन भेज दो। पुलिस खुद सच्चाई का पता लगा लेगी। आरव अदिति की तरफ मुड़ा और सॉफ्ट टोन में बोला, अदिति, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। अदिति अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर खड़ी थी। ये देखकर अद्वैत ने मैनेजर की तरफ देखकर हाँ में से हिलाया। मैनेजर समझ गया उसे क्या करना है। मैनेजर ने फिर कहा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? तुम्हारी सारी हरकत साबित होने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। अब पुलिस ही तुम्हें ठीक करेगी। चलो हमारे साथ। आरव पुलिस स्टेशन में था। सारा मामला समझने के बाद पुलिस ने आरव को लॉकअप में डाल दिया। तेरी सारी अकड़ आज ही निकल जाएगी। आज के बाद तू किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, उससे नजरें उठाकर देख भी नहीं पाएगा। आरव के सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। एक जो पिछले 5 साल से इस थाने में था, वो अपने लेट 40s में था और वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था। वहीं एक लेडी ऑफिसर जो कुछ ही दिन पहले अपनी ट्रेनिंग खत्म कर यहाँ आई थी। उस मेल पुलिस ऑफिसर ने लेडी ऑफिसर की तरफ डंडा बढ़ा दिया और बोला, तुम इंटरोगेशन स्टार्ट करो। थैंक यू सर। कहते हुए वो लेडी ऑफिसर आगे आ गई। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और सख्त लहजे में बोली, मैं जितना पूछूं उतना जवाब देना, ना ज्यादा ना कम, और मेरे सामने सच बोलना, क्योंकि झूठ का अंजाम तुम सह नहीं पाओगे। नाम क्या है तुम्हारा? आरव अंबानी। उम्र क्या है तुम्हारी? मैरिड हो या अनमैरिड? 25 साल, मैरिड। लेडी ऑफिसर ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे खा जाएगी। फिर बोली, शादीशुदा हो लेकिन फिर भी ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आए? आरव ने सवाल किया, ऑफिसर, क्या आपने मुझे उस लड़की को मोलेस्ट करते हुए देखा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये बात साबित हो चुकी है और तुम्हारे जुर्म का वो सबूत उस बैग में रखा हुआ है। लेडी ऑफिसर ने पास में रखे प्लास्टिक बैग की तरफ इशारा किया जिसमें आरव की शर्ट का बटन रखा हुआ था। ऑफिसर आगे कड़क लहजे में बोली, अगर अब भी तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मजबूरन हमें तुम्हारा केस कोर्ट में देना पड़ेगा और तुम्हारा केस बहुत लंबा चलेगा। लेकिन अगर तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा कम हो जाए। ठीक है, आप मेरा केस कोर्ट में दे दीजिए। लेडी ऑफिसर ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा और गुस्से में बोली, तुमसे बदतमीज क्रिमिनल मैंने आज तक नहीं देखा। सारा सच सामने है, एविडेंस सामने है, फिर भी तुम अपना क्राइम कन्फेस करने से इनकार कर रहे हो। मेल ऑफिसर आगे आया और बोला, माइंड योर एटीट्यूड, तुम इंटरोगेशन के बीच में हो। लेडी ऑफिसर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस छोड़ी और आरव से पूछते हुए कहा, हाँ, तुम्हें कुछ और बताना है? ऑफिसर, क्या मुझे खुद को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए एक लॉयर मिल सकता है जो मेरे केस को संभाले? मेल इंस्पेक्टर आगे आ गया और कड़क लहजे में बोला, तुम सच में खुद को कोर्ट में घसीटना चाहते हो? तुम्हें बता दूं, कानून सिर्फ सबूत देखता है। अगर तुम्हारा गुनाह साबित हो गया तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा और कानून सबके लिए एक बराबर है। मेरी बात मानो और लॉयर हायर करने में पैसे खर्च मत करो, सब बर्बाद हो जाएगा। आरव मेल ऑफिसर की आंखों में एक टक देखते हुए बोला, सर देखिए, मैं भी खुद को कोर्ट तक नहीं घसीटना चाहता हूँ, लेकिन आप में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए मुझे लॉयर की जरूरत है। आप प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मैं बस एक कॉल करूंगा, फिर आप फोन वापस ले लेना। ऑल राइट। इंस्पेक्टर ने आरव का स्टेटमेंट लिखा और इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस रूम में आया तो अब उसके हाथ में आरव का फोन था। उसने आरव को उसका फोन वापस कर दिया। तुम्हें तो खुद के किए पर शर्म आनी चाहिए। इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम खुद को डिफेंड करने के लिए लॉयर बुला रहे हो, शेमलेस आदमी। आरव ने अपनी नजरें उठाकर लेडी पुलिस ऑफिसर की आंखों में देखा और कॉन्फिडेंस के साथ कहा, देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन ये एक कॉल करने के बाद ही कुछ ही देर के अंदर आपको मुझे यहाँ से जाने देना होगा। लेडी पुलिस ऑफिसर बोली,
और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी जैसे तुम किसी मिनिस्टर को फोन करने वाले हो। और बाय द वे, अगर तुम किसी मिनिस्टर को कॉल करोगे भी तब भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आरव कॉल कर बोला, हेलो निहाल खन्ना, दिस इज आरव अंबानी। मुझे मनाली के पुलिस स्टेशन में लाया गया है। मुझे 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर निकालो। लेडी ऑफिसर ने जैसे ही निहाल खन्ना का नाम सुना वो सोच में पड़ गई, कहाँ सुना है ये नाम? पर खुद ही अपने ख्याल को झटकते हुए बोली, खैर कोई भी हो, मुझे क्या, इसने क्राइम तो किया है और ये यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेडी ऑफिसर ने इससे पहले भी कई मोलेस्टेशन का केस अपने सामने सॉल्व होते हुए देखा था। ज्यादातर केस इसमें उसने देखा था कि अगर क्रिमिनल अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है और विक्टिम उसे माफ कर देती है तो आधे से 1 घंटे के अंदर ही क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन से जाने दिया जाता है। बहुत कम लोग आरव के जैसे होते हैं जो अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्हें लीगल प्रोसीजर्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें कोर्ट से सजा मिलती है। लेडी ऑफिसर ने आरव के हाथ से वो फोन छीन लिया और उसे घूरते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ 1 घंटे में तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और चेयर पर टिक कर बैठ गया। वैसे तो आरव ने उस लड़की को मोलेस्ट नहीं किया था, लेकिन अगर उसने किया भी होता तो भी निहाल खन्ना अपने पावर और एबिलिटी से उसे 1 घंटे के अंदर जेल से निकालने की काबिलियत रखता था। 20 मिनट के बाद इंट्रोगेशन रूम का डोर ओपन हुआ। एक मिडिल एज का आदमी सूट पहने अपने हाथ में एक कागज का पन्ना लिए मेल पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर आ गया। हेलो सर, मैं आपका लॉयर राजेश अग्रवाल हूँ। खन्ना सर ने मुझे यहाँ भेजा है। आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। राजेश अग्रवाल शहर के जाने माने लॉयर थे। आज तक अपनी लाइफ का एक भी केस वो नहीं हारे थे। केसेस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में उनका आना जाना चलता रहता था। इस वजह से बहुत से पुलिस ऑफिसर्स उन्हें जानते भी थे। राजेश अग्रवाल पुलिस ऑफिसर से बोले, ऑफिसर्स, क्या मैं अपनी क्लाइंट के साथ कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर सर, हम में से कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहते हुए मेल ऑफिसर ने लेडी ऑफिसर को आंखें दिखाई और बाहर निकल गए। सर, आप इन लोगों से इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? धीरे बोलो, तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये शहर के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक है। इन्हें हायर करने का मतलब है कि वो आदमी कितना रईस है। इनकी हायरिंग की फीस ही 5 लाख है। इसका मतलब तो यही हुआ कि लॉ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो लॉ को खरीद सकता है और सब उसके सामने झुक भी जाएंगे। नहीं, ये लॉयर अपनी बात प्रूव करता है। अगर सामने वाले लॉयर में वो काबिलियत नहीं है कि वो अपनी बात प्रूव कर सके, अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सके, तो वो इस शहर की गलती नहीं है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और बस ऑब्जर्व करो कि सारी प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। और अगर इस लड़के ने इस लॉयर को अपने लिए हायर किया है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई आम आदमी नहीं है। इंट्रोगेशन रूम में मैंने आपके केस को पढ़ा था और मुझे सब जानना है। जहां तक मुझे पता है, आप ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। जरूर उस वेट्रेस ने आप पर इल्जाम लगाया है, शायद आपसे बदला लेने के लिए या फिर आपको डिफेम करने के लिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि उसको मैं कोर्ट तक घसीटूंगा। आरव के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। वो कुछ सोचते हुए बोला, वो एक मामूली सी वेट्रेस है, आखिर उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी? आई एम श्योर कि इसके पीछे ना कोई और है। किसी ने उस लड़की से ये सब करने को कहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे उसी की बातों में फंसाएं और उसे डराएं ताकि वो हमारे सामने सारा सच उगल दे। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये हो जाएगा। पर प्लीज आप मुझे एक बार इस केस की डिटेल अपनी तरफ से बता दीजिए, बाकी मैं देखता हूँ कि इसे कैसे हैंडल करना है। आरव ने जब केस को डिटेल में बता दिया तो वह सुनकर लॉयर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे वह केस ऑलरेडी जीत चुका है। राजेश अग्रवाल बाहर आकर बोले, मैंने अपने क्लाइंट से बात कर ली है। आप विक्टिम को लेकर प्लीज अंदर आ जाइए। आई थिंक केस में बहुत से सस्पिशियस पॉइंट्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना होगा। ऑफिसर्स, निशा और होटल का मैनेजर अंदर जाने लगे, तभी मैनेजर को रोकते हुए लॉयर ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। ना ही ये केस आपको बिलोंग करता है और ना ही आप इसमें इन्वॉल्व है, और ऐसे लोग इंटरोगेशन रूम में नहीं जा सकते। आई एम राइट ऑफिसर? मैनेजर कुछ कहता, इससे पहले ऑफिसर ने इशारे से मैनेजर से लॉयर की बात मानने के लिए कहा। मैनेजर निशा की तरफ मुड़ा और उसे समझाते हुए बोला, तुम डरना मत और जो भी तुम्हें बताना है वो क्लियरली बताना। सच को कोई भी नहीं बदल सकता, ओके? निशा ने हाँ में सर हिलाया और इंट्रोगेशन रूम में चली गई। जब सब अंदर आ गए तो राजेश अग्रवाल ने स्टेटमेंट का कागज निशा की तरफ बढ़ाया और बोले, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, क्या तुम इसमें कुछ बदलना चाहती हो या कुछ बताना रह गया हो तो उसमें ऐड करना चाहती हो? निशा ने पेपर लिया और उसे पूरा पढ़ने के बाद बोली, नहीं, सब सही है। लॉयर ने आरव की तरफ कागज बढ़ाया और पूछा, क्या निशा ने इसमें जो भी कहा है इससे पहले भी यही कहा था या कुछ अलग बताया था? आरव ने स्टेटमेंट पढ़ा और कहा, सेम स्टेटमेंट है सर, इस क्राइम का बस यही एक बटन सबूत के तौर पर है, राइट? लॉयर ने फिर ऑफिसर से पूछा। हाँ। राजेश अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखा और बोले, स्टेटमेंट में ही एक बहुत बड़ी गलती है। लेडी ऑफिसर, मेल ऑफिसर और निशा तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। गलती? कैसी गलती? राजेश अग्रवाल बोले, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब निशा अपना फेस धो रही थी तब आरव पीछे से आया और उसने निशा को हक किया, राइट? यहाँ पर मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यह है कि जब आरव ने निशा को पीछे से हक किया और जब आरव का फेस निशा के बैक साइड पर था तब निशा ने आरव के शर्ट के सामने का बटन कैसे लिया, और वो भी शर्ट का सबसे ऊपर का बटन। आप लोग इमेजिन कर रहे हो किस तरह का पोस्टर होगा? मेल ऑफिसर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसने एक एक कर निशा और आरव की तरफ देखा। ऑफिसर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, ये बात सही है। अगर आरव उसके पीछे होगा तो निशा कभी भी उसके शर्ट के ऊपर के बटन को टच नहीं कर सकती। निशा के चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क होने लगा। उसे अपनी गलती रियलाइज होने लगी। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हाँ, पहले मेरा बैग उसकी तरफ था, लेकिन जब मैंने स्ट्रगल किया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी। अच्छा, सच में? राजेश अग्रवाल धीमे कदमों से चलते हुए निशा के पास आ गए और बोले, तुम्हारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे ही आरव ने तुम्हें पीछे से हक किया तुम जोर से चिल्लाई और आरव डर कर वहां से भाग गया। यहाँ पर तो कोई स्ट्रगल नहीं था,
तुमने बस आरव को वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ भागते हुए देखा। तुम्हें मौका ही नहीं मिला आरव को फेस करने का। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, अब मैं सच बोल रही हूँ। राजेश अग्रवाल मेल ऑफिसर की तरफ देखकर पोलाइटली बोले। ऑफिसर, इस लड़की के स्टेटमेंट्स बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हैं। पहले इसने कुछ और स्टेटमेंट दिया था और अब कुछ और ही बोल रही है। अगर मिस्टर अंबानी ने सच में इसे मोलेस्ट किया है तो इसके कपड़ों पर आरव के फिंगरप्रिंट्स तो जरूर होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके कपड़ों का फिंगरप्रिंट चेक करवाइए। राजेश अग्रवाल निशा की तरफ मुड़कर बोले। मिस निशा, अगर आपके कपड़ों पर मिस्टर अंबानी के हाथ के निशान नहीं मिले तो इसका मतलब यही होगा कि आप मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आप मेरे क्लाइंट के रेपुटेशन को खराब करना चाहती हैं और लॉ के अकॉर्डिंग किसी को डिफेम करना क्राइम है। हमारे देश का लॉ कहता है डेफेमेशन की सजा कम से कम 2 साल की होती है और जुर्माने के तौर पर पैसे देने पड़ते हैं। निशा का चेहरा डर से पीला होने लगा था। जेल जाने के ख्याल से ही वो लगभग चिल्लाती भी बोली। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैंने ये सब अपने मन से नहीं किया है। मुझे ये करने के लिए कहा गया था। मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। निशा एक ऑर्डिनरी वेटर थी जो होटल में काम कर रही थी। आज वो पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी। वो ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही थी ये सोचकर कि उसने किसी इनोसेंट के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। जब लॉयर ने उसके स्टेटमेंट में गलतियां निकालकर उसे गलत साबित कर दिया था और उसे जेल भेजने की धमकी दे दी तो डर से उसके मुंह से सच निकल गया। ये पूरी सिचुएशन इतनी जल्दी बदली कि वहाँ खड़े ऑफिसर्स हैरान हो गए। उन्हें भी कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। क्राइम की सच्चाई सुनने के बाद लेडी ऑफिसर गुस्से से तेज आवाज में बोली। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? निशा ने घबराते हुए लेडी ऑफिसर को देखा और बोली। अगर मैं आपको सच बता दूंगी तो क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं करेंगी और मुझे जेल नहीं भेजेंगी? लेडी ऑफिसर ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ दे मारा और तेज आवाज में बोली। ये तुम्हारा होटल नहीं है जहाँ तुम बार्गेनिंग कर रही हो। मेरे सवालों का जवाब दो सच सच। तभी आरव ने लेडी ऑफिसर को रोकते हुए कहा। ऑफिसर रुकिए, मैं इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले में और परेशान हो। इसने कानून को तोड़ा है तो इसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। देखिए, लॉ के अकॉर्डिंग मिस्टर अंबानी को पूरा हक है कि वो इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। मेल ऑफिसर ने हिचकिचाते हुए लेडी ऑफिसर की तरफ देखा और कहा। अब जब दोनों पार्टीज ने केस सॉल्व करने का डिसाइड कर लिया है तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट सर, प्लीज बाहर चलो। लेडी ऑफिसर बाहर नहीं जाना चाहती थी लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो आरव ने निशा की तरफ देखा और बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा। अगर तुमने सच सच बता दिया कि ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा था तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। निशा हिचकिचाते हुए जमीन की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर इस सवाल से जूझ रही है कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। तुम्हें ये सब अद्वैत ने करने के लिए कहा था, राइट? निशा अद्वैत की होटल में काम करती थी और आरव को कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिख रहा था जिसके कहने पर निशा अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगा दे। निशा को चुप देखकर लॉयर ने उसे डराते हुए कहा। सर, तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि तुम सच सच उन्हें सब कुछ बता दो। अगर तुमने मौका गवा दिया तो फिर तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कोई नरमी नहीं बरतने वाला। नहीं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। निशा ने हाँ में सर हिलाया और बोली। हाँ, ये सब अद्वैत ने करवाया है। पार्टी हॉल के बीच में वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए कहा। आरव ने फिर से पूछा। तुमने मेरी शर्ट का बटन तभी लिया था जब डाइनिंग हॉल में तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, राइट? निशा ने बिना हिचकिचाए बात को एडमिट किया और बोली। हाँ, ये भी मुझे अद्वैत सर ने ही करने को कहा था। आरव के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गया। उसने पूछा। पर एक आखिरी सवाल, उसने ये सब क्यों किया? निशा बोली। ये तो मुझे भी नहीं पता सर। उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे बस इतना कहा कि मैं जाऊं और सबके सामने ये प्रिटेंड करूं कि आपने मुझे मोलेस्ट किया है। अगर मैं ऐसा करती हूं तो वो मुझे प्रमोशन देंगे और अगर ऐसा करने से मैंने इनकार कर दिया ऑर्डिनरी तो मुझे कंपनी से फायर कर देंगे और मैं एक ऑर्डिनरी वर्कर हूं। मैं अपनी जॉब नहीं गंवा सकती। निशा की बात सुनकर लॉयर आरव की तरफ मुड़े और पूछते हुए कहा। आप क्या चाहते हैं कि मैं अद्वैत के खिलाफ कोई एक्शन लूं? आरव ने नाम में सिर हिला दिया। उसे अद्वैत पर पहले से ही शक था कि शायद उसने ही ये सब कुछ किया है और अब पता चलने के बाद कि ये सब उसी का किया धरा है, वो जानना चाहता था कि ये सब करने के पीछे अद्वैत का मकसद क्या है। अद्वैत शनाया का बॉयफ्रेंड था और शहर की बड़ी हस्तियों में उसका भी नाम था। अगर वो डायरेक्टली अद्वैत को जेल भेज देता है तो आरव की आइडेंटिटी भी लोगों के सामने आ जाएगी जो आरव अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। आरव ने कहा। नो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि अद्वैत और क्या क्या कर सकता है। निशा, मैं तुम्हें इस मामले से दूर कर दूंगा लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस मामले से दूर जाना चाहती हो या नहीं। अगर आप मुझे जेल नहीं भेज रहे हैं तो आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। अभी तुम्हें पुलिस के सामने ये कहना होगा कि तुम मुझसे कुछ पैसे वसूलना चाहती थी, इस वजह से तुमने मुझे सबके सामने डिफेम किया है। लेकिन तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें कंपनसेट करने से पीछे हट जाऊंगा और होटल में भी सबके सामने जाकर तुम यही बयान दोगी। अद्वैत को या किसी को भी ये भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मुझे इस मामले की सारी सच्चाई पता है। तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो। आरव ने निशा को सारा ब्लेम खुद पर लेने के लिए कहा ताकि अद्वैत को लगे कि वो बच गया है। अद्वैत को बस यही फील होना चाहिए कि भले ही उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ पर इससे उसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अगर उसने तुम्हें तुम्हारी जॉब से फायर कर दिया तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक नई जॉब दिला दूंगा, सैलरी भी डबल दूंगा। क्या सच में मुझे नई जॉब मिल जाएगी? राजेश अग्रवाल आगे आ गए। सर, एक बार कोई बात कह देते हैं मतलब वो पत्थर की लकीर है। उनके इंटेंशन पर दोबारा सवाल मत करना।
ये मेरा बिजनेस कार्ड है, तुम जॉब के लिए डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। अब मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। मिस्टर अग्रवाल, आप ऑफिसर्स को कहिए कि वो जिस बेइज्जती के साथ मुझे यहाँ लेकर आए थे वैसे ही होटल वापस छोड़कर आए। जी, मैं इमीडिएटली सारे अरेंजमेंट करता हूँ। राजेश अग्रवाल इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकल गए। कुछ देर में दोनों ऑफिसर्स अंदर आ गए। फीमेल ऑफिसर ने आगे जाकर आरव के हाथ में बंधी हथकड़ी निकाल दी। आरव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाऊंगा। देखिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, बट किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। लेडी पुलिस ऑफिसर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, लेट्स गो क्विकली। राजेश अग्रवाल ने फॉलो अप का सारा प्रोसेस पूरा कर लिया। दोनों ऑफिसर्स खुद आरव को लेकर होटल आ गए। होटल के डाइनिंग हॉल में अभी सब वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ बैठे सबके चेहरे पर खुशी थी। सब खाना खा रहे थे और डिशेस की तारीफ किए जा रहे थे। सिर्फ एक ही ऐसा चेहरा था जो उदासी की चादर में लिपटा हुआ था। वो अदिति थी। शनाया अदिति को चेयर करने के लिए बोली, अदिति दी, आप वो बिरयानी टेस्ट करो ना, वो बहुत टेस्टी है। अदिति, तुम उदास मत हो। तुम ऐसे बैठी रहोगी तो हम सबका भी मूड खराब हो जाएगा। आंटी सही कह रही हैं अदिति, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें फाइनली उस यूजलेस आरव से छुटकारा मिल गया है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जोया की बात सुनते ही बीना जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सोचने लगी कि अब जल्द से जल्द अदिति आरव को डाइवोर्स दे देगी, फिर सूर्या और अदिति की शादी हो जाएगी। और जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी इतने बड़े घर से रिश्तेदारी हो जाएगी। तभी अदिति के पास हेड शेफ आ गया। मैम, आपको आज का खाना कैसा लगा? अदिति ने फोर्सफुली अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए जवाब दिया, सारे डिशेस बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थे। थैंक यू शेफ, इतना अच्छा खाना सर्व करने के लिए। आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। ये सारा अरेंजमेंट मुझे मिस्टर रणवीर ने करने के लिए कहा था। आज रात मुझे उनके लिए खाना बनाना था, लेकिन उनका ऑर्डर था कि मैं वो सारा खाना आपको सर्व करूं। ये सब बॉस ने अरेंज किया है? जोया हैरान होकर बोली। अब तक सबको लग रहा था कि वो सारा अरेंजमेंट अद्वैत के कहने पर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अद्वैत खुद वो सुनकर हैरान था। उसे थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होने लगी, लेकिन अब वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा श्योर हो गया कि मिस्टर रणवीर सच में अदिति को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, वरना वो हेड शेफ का खाने का अरेंजमेंट खुद के लिए नहीं करके अदिति के लिए क्यों करते। अद्वैत वो सोचकर मुस्कुराने लगा कि आज उसने सही टाइम पर अदिति और आरव को अलग करने का प्लान बनाकर बिल्कुल सही किया था। अभी सब खुश हुए ही थे कि उनकी नजर सामने से एंटर करते हुए आरव, निशा और पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ी। आरव फिर से यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस ऑफिसर्स भी उसके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो लड़की प्राइवेटली इस मैटर को सेटल करना चाहती है? पक्का ये लोग नेगोशिएशन के लिए यहाँ आए हैं। आरव को वहाँ देखकर हर किसी के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। शनाया और बीना जी, उन्हें लग रहा था कि आरव पैसे मांगने आया है। जोया सोच रही थी कि अब उसे एक नया सीन देखने को मिलेगा। अद्वैत सोच रहा था कि जब आरव को गिरफ्तार कर लिया गया था तो फिर पुलिस वहाँ उसे लेकर क्यों आई थी? कहीं उन्हें कुछ सच तो नहीं पता चल गया। अदिति के बाकी कलीग्स भी अब वहाँ कोई सीन होने का इंतजार कर रहे थे। बस अदिति ही थी जो आरव को वहाँ देखकर रिलीफ फील कर रही थी। जब आरव को वहाँ से लेकर जाया जा रहा था तब उसका मन कर रहा था कि वो आरव को किसी भी तरीके से पुलिस स्टेशन जाने से रोक ले। वो आरव को किसी भी सूरत में सफर करते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मजबूर कर दिया था। आरव के वहाँ से जाने के बाद वो लगातार आरव के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों के बारे में सोच रही थी। उसका दिल तो नहीं कह रहा था कि वो इस इंसिडेंट को सच मान ले, क्योंकि उसे आरव पर यकीन था, पर वो चुप रहने के लिए बेबस थी क्योंकि सबूत आरव के खिलाफ थे। अदिति को आरव की लाइन याद आ गई, अदिति मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। जाते हुए आरव ने अदिति को जो बात कही थी वो बात अदिति को याद आने लगी और वो सोचकर अदिति बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगी। मेल पुलिस ऑफिसर आगे आ गया। उसने टेबल पर सबकी तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। हेलो एवरीवन, मैं इंस्पेक्टर नरमित जायसवाल हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर आरव अंबानी की फैमिली कौन है? बीना जी घर की हेड होने के नाते अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैं आरव की मदर इन लॉ हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप आरव के केस के लिए हमसे पैसे मांगने आए हैं तो आप भूल जाइए। हम इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं है। हम इसके ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। हमने आपको पहले ही कह दिया है, आपको इसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। अब हमारी बेटी जल्दी ही उससे डिवोर्स लेने वाली है। इसने बहुत ही घटिया हरकत की है। आपको इसके साथ जितना बुरा सलूक करना है आप कर सकते हैं। हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। इन लोगों की बात सुनकर इंस्पेक्टर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने हैरान होकर आरव की तरफ देखा। इंस्पेक्टर को लगा कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि वो उसकी फैमिली है। उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आरव के सबसे बड़े दुश्मन है। उनकी बात करने की तरीके से वो लग रहा था कि वो चाहते हैं कि आरव को फांसी हो जाए। ये सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आरव को बचाने के लिए कुछ करने की कोशिश तो दूर, वो लोग उसके खिलाफ बोलने में और उसके इंसल्ट करने में पीछे नहीं हट रहे थे। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हम मिस्टर अंबानी को यहाँ इसलिए लेकर नहीं आए हैं ताकि हम केस के बारे में और पूछताछ कर सकें। हम इन्हें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप सभी को बता सकें कि मिस्टर अंबानी का नाम इस केस में बिल्कुल क्लियर हो गया है और ये साबित हो गया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो हम रिस्पेक्टफुली उन्हें यहाँ छोड़ने आए थे। आरव का नाम क्लियर हो गया, पर ये कैसे हो सकता है? अद्वैत ने डरते हुए निशा की तरफ देखा। निशा अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अद्वैत की आंखों में देख सके। अदिति की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आपने कहा कि आरव के ऊपर से इल्जाम हट गया है, क्या ये सच है? जी ये बिल्कुल सच है। मिस निशा ने मिस्टर अंबानी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया था, लेकिन ये बात प्रूफ हो गई है कि मिस्टर अंबानी इनोसेंट है। अदिति गुस्से से निशा की तरफ बढ़ गई। तुमने मेरे पति पर इतना गलत इल्जाम क्यों लगाया? अदिति को गुस्से से चीखते हुए देखकर अद्वैत के होश उड़ गए। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। वो किसी भी वक्त वहाँ से भागने को तैयार था। निशा ने आरव के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कहा, मैं बस मिस्टर अंबानी से कुछ पैसे लेना चाहती थी, पर इस वजह से मैंने वो सब, मुझे नहीं पता था कि। वो आगे कुछ बोल पाती इसके पहले ही अदिति ने उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया।
बेशर्म लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की? अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे देखकर इंस्पेक्टर ने जल्दी से निशा को खींचकर अपने पीछे किया। मैम प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं आपके इमोशंस को समझ रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह कानून को नहीं तोड़ सकती। किसी के ऊपर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। वो लड़की यही डिजर्व करती है। मेरे हस्बैंड के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाने के लिए मुझे इसे सबक सिखाना है। अदिति आरव की तरफ मुड़ी, जो मासूमियत के साथ उसे ही देख रहा था। अदिति की आंखों से आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना कदम आरव की तरफ बढ़ाया। आई एम रियली सॉरी हनी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए था, अपने प्यार पर यकीन करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? आरव ने आगे बढ़कर अदिति का हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला। अदिति, मैंने तुम्हें ब्लेम ही नहीं किया है। तुम तो बस वो देख रही थी जो तुम्हें दिखाया जा रहा था। अब इसमें तुम्हारी क्या गलती? देखो, अब तो मैं इनोसेंट भी प्रूव हो गया हूँ। ये प्रूव हो चुका है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो क्या तुम अब भी मुझे छोड़ दोगी? जब बीना जी ने सारी सच्चाई सुनी तो वो ऑकवर्ड फील करने लगी। उन्होंने आरव को वहाँ से भगाने के लिए बहुत कुछ कह दिया था। उसने तो ये भी कहा था कि आरव को फांसी की सजा हो जाए। फिर भी उसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहती थी कि आरव को अदिति की लाइफ से बाहर निकाल दे। अब जब सारा मैटर सॉल्व हो गया है और मिस्टर अंबानी और निशा ने मैटर प्राइवेटली सॉल्व कर लिया है, तो अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू गाइस। पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से चले गए। पुलिस को वहाँ से जाते हुए देखकर अद्वैत ने चैन की सांस ली। वो ये सोचकर खुश था कि भले ही उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन उसका कुछ गलत असर भी उसकी इमेज पर नहीं पड़ा था। मोहन, आपने देखा, सब कुछ सही हो गया। आरिफ ने कुछ भी गलत नहीं किया था। बीना जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो जानती थी कि इतनी आसानी से तो उनकी बेटी आरव को डाइवोर्स देने वाली नहीं है। अदिति सामने खड़ी निशा की तरफ घूरते हुए बोली, लेकिन इस लड़की को तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। इसने आरव को बर्बाद करने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निशा अदिति के गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी। वो दौड़ते हुए अदिति के पास चली गई। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारी वजह से इतने लोगों के बीच में हमारे होटल में इतना तमाशा हुआ। हमारे होटल की रेपुटेशन दांव पर लग गई। मेरी फैमिली की इतनी इंसल्ट हुई। आरव किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। आरव और अदिति का रिश्ता दांव पर लग गया था। अब इतना कुछ करने के बाद तुम्हें जाना तो होगा। तुम बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए। कल से तुम्हें यहाँ पर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। ये कहकर अद्वैत ने हल्के से निशा को बाहर जाने का इशारा किया। इशारे को समझते हुए निशा वहाँ से बाहर चली गई। आरव उसके एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से समझ रहा था। अद्वैत आरव की तरफ मुड़कर बोला, आरव, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे होटल में ऐसी घटिया औरत काम कर रही है। अद्वैत की एक्टिंग देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना झूठा भी कैसे हो सकता है। वहाँ खड़े हर किसी की नजरों में अद्वैत महान बन गया था। सब समझने लगे थे कि अद्वैत कितना अच्छा है कि उसने गलत का साथ ना देते हुए कुछ मिनट में ही वेटर को जॉब से फायर कर दिया। अद्वैत, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी इसने ही कुछ किया होगा, जिस वजह से वो लड़की इतनी भीड़ में सबको छोड़कर इसके पास आई और इसे ब्लेम किया। वो है ही इसी लायक। और वैसे भी इसे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से किसी को जॉब मिली है। आरव बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। शनाया और बीना जी की बातों से तो ये साफ था कि उन दोनों की नजरों में अद्वैत की क्या अहमियत थी और आरव की क्या जगह थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आरव को ही ब्लेम कर रहे थे और अद्वैत वो नाटक कर रहा था। पर आरव को उसे एक्सपोज करने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर अद्वैत ने ऑनेस्टी के साथ सब कुछ सच बता दिया होता तो आरव को उससे कोई शिकायत नहीं रह जाती। नहीं, शनाया ठीक कह रही है। इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि शायद मैं ही अनलकी हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। खैर छोड़ो, बट थैंक्स अ लॉट टू यू मुझे जॉब दिलाने के लिए। अरे कोई नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना कि आगे चलकर तुम्हें इस तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अदिति ने जब देखा कि सारा मामला सुलझ गया है और अब सब नॉर्मल है, तो वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, रात के 11 बज गए हैं। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। मैं बिल पे करके आती हूँ। अदिति, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि आज रात का बिल मैं पे करूंगा। तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरी तरफ से अपने लिए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन समझना। नहीं अद्वैत, मेरा मानना है कि फैमिली के रिश्तों के बीच पैसों का लेन देन सही तरीके से होना चाहिए। और अभी तक तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बने भी नहीं हो। अभी तुम सिर्फ शनाया के बॉयफ्रेंड हो और इसलिए मैं तुमसे इतना बड़ा अप्रिसिएशन नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ अदिति। हमें बार बार किसी से फेवर्स नहीं लेने चाहिए और किसी की अच्छाई का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। कितने बेशर्मी से तुम बात कर रहे हो। तुमने तो आज तक हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। अंबानी नाम है तुम्हारा, पर तुम मुफ्त का बैठकर खा रहे हो। तुम्हारे मुंह पर तो ये सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती। मॉम, आपको क्या हो गया है? आप इस बात को आरव के साथ क्यों जोड़ रही हैं? अद्वैत प्लीज तुम बिल मंगा दो। अद्वैत ने इशारे से एक वेटर को पास बुलाया और उसे कहा कि हेड शेफ को वहाँ लेकर आए। कुछ ही देर में हेड शेफ उसके सामने खड़ा था। तुमने आज कितनी डिशेस बनाई थी और कौन कौन सी, उनके बारे में बता दो ताकि बिल का कैलकुलेशन हो जाए। और हाँ, वाइन मेरी तरफ से था तो उसे ऐड मत करना। सर, मैंने टोटल 24 डिशेस बनाई है, जिनमें से कुछ सिग्नेचर डिशेस थे जिनमें मैं एक्सीलेंट हूँ। तो हर टेबल का 25,000। यहाँ 3 टेबल थे तो टोटल 75,000 का बिल बनेगा। और मैंने खुद सबके लिए खाना बनाया है तो इसका सर्विस चार्ज ऐड होगा 5,000 हर एक टेबल का। तो 3 टेबल के लिए 15,000। इतना ज्यादा रेट? अरे ये तो सच में बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा कलीग, ये तो मेरी 3 महीने की सैलरी है। वहाँ खड़े अदिति के कलीग्स आपस में बातें करने लगे। आरव को छोड़कर वहाँ खड़े हर पर्सन का ऐसा ही रिएक्शन था। बीना जी ने जैसे ही इतना बड़ा अमाउंट सुना, उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने दांत को पीसते हुए आरव की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब अद्वैत बिल दे रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपना मुंह बीच में खोलने की?
अदिति को भी पैसे ज्यादा लग रहे थे, पर उसने अपना कार्ड निकाला और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे ही कार्ड आगे बढ़ाया, हेड शेफ ने उसे रोक दिया। मैम, आपका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट? पेमेंट हो गया है? किसने किया पेमेंट? मैम, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। मिस्टर रणवीर ने आपका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है और वो भी कुछ देर पहले ही यहाँ से बाहर गए हैं। कुछ देर पहले तक तो वहाँ खड़े सबको लग रहा था कि अदिति को इतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा, लेकिन अब सबको उसकी किस्मत से जलन होने लगी। आज तो अदिति का लकी डे है। पहले आज उसका प्रमोशन हुआ और फिर उसे वो बंगलो मिलना, फिर उसकी पार्टी में खुद मिस्टर रणवीर आए और अब उसका सारा पेमेंट भी उन्होंने कर दिया। वाह, तुम्हें नहीं लगता बात कुछ और है? मिस्टर रणवीर अदिति पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अदिति जो खुद शॉक्ड थी, वो पूछते हुए बोली, मेहरबान? लेकिन क्यों? जोया जो अब तक ये सोचकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी कि अगर उसने ज्यादा कुछ कह दिया तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब वो समझ गई थी कि आरव की उस फैमिली में क्या इज्जत है। अदिति, तुम्हें सच में नहीं पता? क्या तुम ना समझने का नाटक कर रही हो? मतलब तो साफ है अदिति, इतना कोई इंसान तभी करता है जब बदले में उसे कुछ चाहिए हो। पर बदले में उन्हें मुझसे क्या चाहिए? वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम उनके बेटे सूर्या के साथ शादी कर लो। ये बात यहाँ मौजूद हर किसी को अच्छे से पता है, इंक्लूडिंग यू, कि सूर्या तुम्हें पसंद करता है। रणवीर सर का आज सिर्फ एक ही दिन में तुम्हारे लिए इतना कुछ करना, क्या अब भी तुम्हें उनके हिंट समझ नहीं आ रहे कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? अदिति इनकार करती हुई बोली, ये इम्पॉसिबल है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। उन्होंने ये सब किया, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई दूसरा रीजन होगा। आरव, ये सब झूठ है, मेरे और सूर्या के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अदिति पर पूरा भरोसा था और वो ये भी जानता था कि रणवीर ये सब सोचने की या करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो किसी को भेजकर अपने बेटे के हाथ और पैर नहीं तुड़वाता, जिस वजह से उसका बेटा अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था। अदिति, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। आरव का इतना प्यार और विश्वास अदिति के दिल को छू गया। उसकी घबराहट कम हो गई। मैं कल ही रणवीर सर से सारी चीजें क्लियरली पूछूंगी और जो जोया कह रही है अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। दी, तुम क्यों जॉब से रिजाइन दोगी? तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा प्रमोशन, वो बंगला अच्छा नहीं लग रहा क्या? एक तो दिन रात मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुँची हो, और क्या हो गया अगर तुम्हारे बॉस का बेटा तुम्हें पसंद करता है तो? अगर तुम्हारे बॉस ने वो सब अपने मकसद के लिए किया है तो इस फटीचर के लिए अपनी जॉब से रिजाइन दोगी? बीना जी गुस्से में से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने गुस्से में तेज आवाज में कहा, जॉब से रिजाइन करने का मतलब है कि खुद अपने हाथों से अपने ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद करना। मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने रिजाइन कर दिया तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये कहकर बीना जी गुस्से में अपना पर्स उठाकर होटल के बाहर निकल गई। बीना जी बहुत डर गई थी कि अगर अदिति ने जॉब से रिजाइन कर दिया तो इतने करोड़ का घर उनके हाथों से ऐसे ही निकल जाएगा। उस घर में तो वो अभी तक कदम भी नहीं रख पाई थी। दी, आज तुम्हारी वजह से मॉम को इतना गुस्सा आया है और मॉम इतना हर्ट फील कर रही है। तुम अपनी पोस्ट से सिर्फ इस आरव की वजह से रिजाइन करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है आपके रेजिग्नेशन के बाद ये आपको सपोर्ट कर पाएगा? हमारे पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे तो क्या वो उनको सपोर्ट कर पाएगा? नहीं। अपनी बात कहकर शनाया भी गुस्से से वहाँ से चली गई। अद्वैत भी उसके पीछे पीछे होटल से बाहर निकल गया। ये तमाशा देखकर अदिति के कलीग्स भी वहाँ से जाने को उठ खड़े हो गए। अदिति, हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। सी यू टुमारो। एक एक कर सब कोई वहाँ से निकल गए। जोया अदिति के पास आ गई और बोली, अपनी रेजिग्नेशन के बारे में इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, आराम से इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। ये कहकर जोया ने आरव को घूरते हुए देखा और वहाँ से बाहर निकल गई। इतना सब कुछ हो जाने की वजह से अदिति का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो अब बस रोने ही वाली है। ये पहली बार था जब इस तरह उसके पेरेंट्स ने और उसकी बहन ने उसे क्रिटिसाइज किया था। आज वो सैड भी थी और हर्ट भी। आरव ने अदिति का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे कंफर्ट फील कराते हुए बोला, अदिति, तुम उदास मत हो। तुम्हारी फैमिली बस इतना चाहती है कि तुम अपने ब्राइट फ्यूचर को दांव पर ना लगाओ, और तुम्हारे रेजिग्नेशन के डिसीजन से तो मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। आरव, तुम्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि बॉस का बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है? उसकी गलत इंटेंशंस हैं। आरव ने कड़वाहट भरी स्माइल दी, ये सोचकर कि आज मिस्टर रणवीर ने कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाल दिया था, जिस वजह से लोगों के दिमाग में ये सारी फालतू की बातें आने लगी और उसकी वजह से अदिति को इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। अदिति, आज पार्टी में तुम्हारे बॉस को मैंने पहली बार देखा और उन्हें देखकर जानकर मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में तुम्हें लेकर कोई भी गलत इंटेंशन है। और अगर किसी तरीके की गलत इंटेंशन हुई भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी। तुम उससे नहीं छोड़ोगे? मतलब तुम क्या करोगे उसके साथ आरव? आरव के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो गया। उसने कहा, अगर किसी के भी मन में तुम्हारे लिए गलत इरादे आए तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाऊंगा, और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आरव के एक्सप्रेशंस को देखते हुए अदिति को लगा जैसे आरव अपने नॉर्मल वे से हटकर आज कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है। आरव का टोन बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसकी बातों को सुनकर लग रहा था जैसे वो बहुत इंटेंशनली बात कर रहा है। कहते हुए अदिति मुस्कुराने लगी। वो टेंस्ड एटमॉस्फेयर अगले ही पल इजी हो गया। अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओ, और इसके लिए तो सबसे पहले तुम्हें मेरे पेरेंट्स से लड़ना होगा। नहीं? कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उन्हें रियलाइज करवा दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अदिति ने अपनी आंखों के कोने से अपने आंसुओं को साफ किया और मुस्कुराने लगी। वो हैवी फील कर रही थी, पर आरव के साथ वो हमेशा ही खुश हो जाती थी। मैं बहुत लकी हूँ आरव कि तुम मेरे साथ हो। चलो अब घर चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और होटल के बाहर आ गए।
आरव ने अपना बाइक स्टार्ट किया और अदिति उसके पीछे बैठ गई। अदिति ने आरव को उसकी कमर से पकड़ लिया और अपनी फेस को उसके कंधे पर टिकाकर बैठ गई। आरव मुस्कुराते हुए बाइक के मिरर से अदिति की तरफ देख रहा था। वो इस वक्त इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रही थी। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, उनकी नजर सोफे पर गुस्से से बैठी बीना जी पर पड़ी। आरव अदिति को घर के अंदर एंटर करते हुए देखकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में कहा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर तुमने कल अपना रेजिग्नेशन दिया तो मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक तुम आरव को डिवोर्स नहीं दे देती। अदिति ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बीना जी को देखकर कहा, मॉम, मैं रेजिग्नेशन नहीं दे रही हूँ, पर आप इस तरह से मुझे धमकी देना बंद करेंगी प्लीज। तुम सच में रेजिग्नेशन नहीं दे रही हो? मैं जॉब तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो पैसे उन्होंने मेरे ऊपर खर्च किए हैं मैं वो जरूर से लौटा दूंगी। मैं किसी का उधार अपने ऊपर नहीं रखती। अदिति की बात सुनकर बीना जी के दिल पर से एक बोझ हट गया। अब जब तुम जॉब से रिजाइन नहीं दे रही हो तो मैं चाहती हूँ कि कल ही हम उस घर में मूव कर जाएं। आरव, तुम कल अपनी जॉब से लीव ले लो और सारा सामान उधर मूव करने में मेरी हेल्प करो। मॉम, आपको इतनी जल्दी क्या है उस घर में मूव करने की? आरव को समझ में आ गया था कि अब बीना जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो जल्द से जल्द उस घर में जाना चाहती थी ताकि अदिति के पास जॉब करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मॉम, मुझे आपकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जॉब वो भी परमानेंट नहीं हुई है। ऐसे में लीव मिलना थोड़ा मुश्किल है। आरव अपनी जॉब में पहले दिन ही लेट हो गया था, जिस वजह से उसके बॉस ने उसकी बुरी तरह से इंसल्ट की थी। अगर उसने अपने काम के दूसरे दिन ही लीव लिया तो वो उसे निकाल भी सकता था, और अगर ऐसा होता है तो अदिति की फैमिली उसे और भी नीची नजरों से देखती। तुम वो घर मुझे नहीं देना चाहते, इस वजह से तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? मैं आपके लिए एक हेल्पर का अरेंज कर दूंगी मॉम। तुम्हें इस काम में पैसे क्यों बर्बाद करने हैं जब ऑलरेडी घर में एक बेकार मजदूर पड़ा हुआ है? आरव समझ गया कि अगर उसने बीना जी की हेल्प करने से इनकार कर दिया तो वो उससे नाराज हो जाएंगी। मॉम, मैं कल ऑफिस चला जाऊंगा और जल्दी से काम खत्म करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम करो, बस भूलना मत कि तुम्हें कल हमारी मदद करनी है। इस मैटर को डिस्कस करने के बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। आरव, मैं तुमसे इतनी भीड़ में पूछ नहीं पाई थी, लेकिन क्या तुम्हें सच में बुरा तो नहीं लग रहा कि उस घर पर हमारा हक था लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं अब? वो बस एक मकान है, घर तो लोगों के होने से बनता है। अदिति, मेरा घर वही है जहाँ तुम हो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं फ्यूचर में जाके तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा विला खरीदूंगा। तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहे हो आज? वैसे मैं भी उस दिन का वेट करूंगी कि तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छा विला खरीदोगे। आरव, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपनी कहानी का भी कोई खूबसूरत सा किस्सा शेयर कर सकते हैं। एज यू नो, कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो बस कीजिए अपनी लाइफ से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट अभी, और कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।